Good morning, everyone. Yesterday we have completed the first half of the chapter, that is bivariate frequency distribution. Now we are about to start with the second half of the chapter, that is chi-square statistic. So first, let us try to understand what exactly we mean by chi-square, correct? And then we will go ahead for the formulas. So if you understand the very first sum, then the entire exercise will be very easy for you. But first, let us understand the meaning when you say chi-square statistic. अगर आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद है तो हमने सीखा था दैट इट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अभी यहाँ पर भी बात वेरिएबल्स की ही है, करेक्ट? यहाँ पर भी बात वेरिएबल्स की ही चलने वाली है, लेकिन ऐसे वेरिएबल्स जो कि इंटरेस्ट में सेम होंगे लेकिन फिर भी उनका आपस में अलग अलग रिलेशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई से दैट वेरिएबल्स हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, करेक्ट, still they exhibit certain difference. Now what do we mean by that? जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि वेरिएबल्स जो हैं दोनों ही सिमिलर इंटरेस्ट के हैं बट स्टिल उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, करेक्ट? अभी ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि हर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल्स के साथ एसोसिएशन जो है बेटा वो अलग अलग है. अभी आप बोलेंगे सर एसोसिएशन मतलब, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या पढ़ा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना एसोसिएटेड है. तो अगर मैं आपको कहूंगा कि वेरिएबल्स का एसोसिएशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको पता है कि इट इज व्हाट ए डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी करस्पॉन्डिंग बढ़ेगी. लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि यार वेरिएबल्स के बीच का जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव है, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि यार जो वेरिएबल्स हैं, करेक्ट, वो आपस में एसोसिएटेड कैसे हैं, करेक्ट? अभी आपको यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एसोसिएशन दिया है, बट ये आपको मीनिंग पता है कि जब मैं कह रहा हूँ वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन, तो उसका मीनिंग क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? देखो अगर जीरो एसोसिएशन है तो फिर मैं रिलेशन की बात ही नहीं करूंगा, करेक्ट? व्हाई आई विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन ची स्क्वायर. बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, वो भी ऐसे वेरिएबल्स जो मैं कह रहा हूं, करेक्ट, जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी आप लोगों की क्या एज है? व्हाट इज योर एज बेटा? करेक्ट, यू बिलोंग टू व्हाट एज? 10-12 ईयर्स के होंगे आप लोग आराम से, 10-12 साल के, तो 16 ईयर्स, ओके, वो वेरी बिग स्टूडेंट्स, करेक्ट? नाउ 16-17, ओके, वॉट एवर इट इज, ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, मम्मी डैडी की एज कितने में होगी बेटा? अराउंड 40s में होगी आपके मॉम डैड की एज, करेक्ट? 40s के आसपास होनी चाहिए, राइट? अभी एक मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बेटा. अभी देखो, आप और आपके मॉम डैड के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा है, दोनों के इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, करेक्ट? बहुत ध्यान से, इसे मेरे घर पे भी बोला जाता है कि सिंस योर मॉम वॉज गुड इन स्पोर्ट्स हेंस यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, ऐसे मुझे बोला जाता है. सिमिलरली मेरी जो सिस्टर है, शी इज गुड इन समथिंग जो डैड में भी क्वालिटी है. मेरे कजन है, उनकी मॉम को पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है, तो उनकी डॉटर को भी पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है.
तो सिमिलर इंटरेस्ट मतलब समझते हैं आपको, जो आपके मॉम डैड को पसंद है वो आपको या आपके बड़े भाई को या आपके छोटे भाई को किसी एक कोई एक, ऐसे बोला जाता है कि लड़के जो हैं वो मॉम के काफ़ी फेवरेट होते हैं और क्या लड़कियां जो हैं वो डैड के काफ़ी फेवरेट होती हैं, बट इसका आई कैन से इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मेरे घर पे उल्टा है, मेरे घर पे मेरी सिस्टर दोनों की ही फेवरेट है। आई एम नॉट द पर्सन हु इज बीन एंटरटेन मच, बट she is been given no high priority always. I don't know why, because she is soft spoken, correct, she is very soft spoken, probably because of that, and she knows very well how to get the things done from others. She is very smart, she is a business woman, correct। तो जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है कैसे काम नो करवा के लेना। दैट इज व्हाट आई फील। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर एंड आई हैव ऑल द राइट, correct, since I am a big brother, so I have all the right to talk for her. But coming to the point बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग हैं जिनको सीरियल्स देखना या मूवीज देखना पसंद होगा, राइट? है कोई जिसको सीरियल्स देखना या मूवी देखना पसंद है? एनीवन? मतलब आपको भी देखना पसंद है और मॉम या तो डैड उनको भी देखना पसंद है। इट शुड बी लाइक दिस, राइट? मतलब आपको अगर मूवीज देखना पसंद है तो आपके मॉम को भी मूवीज देखना है या आपके डैड को भी मूवीज देखना है या आपके भाई को भी मूवीज देखना पसंद होना चाहिए। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सच पीपल, लाइक अ पर्सन लाइक मूवीज, तो सर मेरा भाई भी, उसको भी मूवीज अच्छी लगती है, या सिस्टर, या एंड सो ऑन, राइट? ओके, सीरीज एंड मूवीज। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, नो डाउट आप में से कुछ लोगों को मूवीज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सीरीज और मूवीज दोनों अच्छी लगती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी अच्छी लगती हो सकता है आपके भाई को भी अच्छी लगती हो, बट क्या मैं कह सकता हूँ स्टिल प्रेफरेंस वेरी करता होगा आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में। उनको जिस टाइप की मूवीज अच्छी लगती होंगी और आपको जिस टाइप की मूवीज अच्छी लगती हैं, वो देयर विल बी श्योर अ डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं बॉयज की बात करूं, करेक्ट, या मैं काफी गर्ल्स भी हैं, अगर मार्वल फैन है आप, करेक्ट, अगर आप आयरन मैन सीरीज देखेंगे, आयरन मैन 1 2 3, करेक्ट, सिविल वॉर देखेंगे, करेक्ट, इन्फिनिटी वॉर्स देखेंगे, सो ऑन, करेक्ट, वेरी करते जाएंगे आप। इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में अगर आप कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मॉम डैड को भी उसी चीज में इंटरेस्ट हो। देखो मूवीज हैं, बोथ हैव सिमिलर इंटरेस्ट, बट अगेन देर इज अ वेरिएशन, देर इज अ चेंज, वेयर इट इज अ चेंज ऑन द टाइप ऑफ मूवीज, करेक्ट। आप में से बहुत कम लोग होंगे, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई लाइक वॉचिंग मार्वल मूवीज, करेक्ट, बट इवन माई सिस्टर लाइक्स मूवीज, बट शी इज नॉट अ मार्वल फैन, उसे नहीं अच्छी लगती, करेक्ट। उसे कुछ सीरियल्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि शी वॉचेस दिस सीरियल some it's a good serial, yeah, she watches Big Bang Theory, she watches Friends and so on, करेक्ट, उसको ये सीरियल्स पसंद है। लेकिन मुझे फिर मार्वल के सीरियल्स पसंद है। मुझे फिर अगेन इवन आई हैव डिफरेंट डिफरेंट नो आई वुड से सीरीज विच आई लाइक टू फॉलो, करेक्ट। आई लाइक द सीरीज द सूट, कि उसमें काफी कुछ लॉ समझने मिल जाता है, राइट। शी डजंट लाइक स्टडिंग द सीरियल सूट, शी मे लाइक सम अनदर से स्कैम 1992, उसे वो सीरियल पसंद होगा, करेक्ट। सो नो डाउट इंटरेस्ट सेम है, करेक्ट, सीरीज में और मूवीज में, लेकिन देयर इज अ वेरिएशन, करेक्ट, इन व्हाट पीपल प्रिफर। जैसे आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सर चॉइस का डिफरेंस है, मतलब प्रेफरेंस का डिफरेंस है। अब से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके आपके भाई मम्मी पापा के सामने मूवीज की चॉइस रखूं, तो चारों को से फॉर एग्जांपल मूवीज देखना पसंद है, बट देन देयर मे बी डिफरेंस इन द प्रेफरेंस, करेक्ट। आप शायद प्रेफर करेंगे कोई कॉमेडी मूवी देखना, सॉरी मॉम डैड प्रेफर करेंगे कॉमेडी मूवी देखना, आप प्रेफर करेंगे मार्वल की मूवी देखना, आपका भाई हो सकता है वो बोलेगा यार मुझे WWE रेसलमेनिया देखना है, करेक्ट। देयर इज ऑलवेज आई वुड से अ प्रेफरेंस, यही नहीं, मैं सिर्फ मूवीज की बात नहीं करता। अभी जैसे आई टेक माई एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक नो गोइंग शॉपिंग विथ माई सिस्टर और माई फ्रेंड्स। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, इवन दे आर मैरिड और अनमैरिड, आई नेवर लाइक टू गो विद देम टू शॉपिंग। आई लाइक टू गो विद शॉपिंग विथ माई कजन्स। हाँ, उसमें भी अगर मेरी कजन बहन है तो मैं उनके साथ भी नहीं जाता हूँ, करेक्ट। बॉयज कैन अंडरस्टैंड वाई, करेक्ट, एंड इट इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, correct, yeah, they observe the things a lot, and they have minute observations, like
नो लाइक अगर पूरे कपड़े पे किधर कुछ थोड़ा भी ऐसे होगा ना कि कुछ नो टैम्परिंग है, दे गेट टू फाइंड इट एंड दे फाइंड इट वेरी शार्पली यार, लाइक quite a good observation they have. But unfortunately, I don't have that much patience. Correct. I am like, I went, I like this, I will directly take that and I will put it in my bag. They are not lightweight. If I talk about my sister, she will go through the entire costume. If I talk about my friends, correct, specifically the non-married ones, if I talk about, they are very much choosy. Correct. They want everything matching. Now, when I say my friends, it can be girls also, it can be boys also. Even there are few boys, very choosy. Arey yaar, this is not a trending one. I want to buy certain thing which is the current trend. हमारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का भी है, उसको सब चीजें ट्रेंडिंग चाहिए. भाई रणवीर सिंह ने अगर अभी ऐसा वाला शूज पहना है, करेक्ट, तो भाई साहब वो he is the only guy in our group who spends lot of money on phones and shoes. उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, ही लाइक्स अ लॉट. मतलब फोन अगर आया कोई भी नया, मतलब उसके पास OnePlus 7 Pro था, 8 आया, भाई ने रिप्लेस करके 8 ले लिया. करेक्ट, मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ गाय. सो यू कैन इमेजिन. एंड उसको और कुछ आदतें नहीं है, बट हर एक के शौक होते हैं. कुछ कुछ लोगों को शूज के शौक होते हैं, कुछ कुछ लोगों को वॉचेस के शौक होते हैं. ये वॉच पहनना मुझे भी पसंद है, बट अगेन सी देयर इज अ वेरिएशन. मुझे जिस टाइप्स की वॉच पसंद है, जरूरी नहीं हो मेरे दोस्त को भी उस टाइप के वॉचेस पसंद हो. I usually am stuck up to either say G-Shock or Titan. He goes for all the varieties of shop. No, I would say shopping or clocks or everything. So see, there is a variation. There may be similar interest, but there is always a kind of preference. There is always a kind of a choice. Correct. Now see, choice is something which you cannot measure. आप समझ रहे हैं? Now few people may think, sir, why we are talking all this? There is a some reason behind it. ये अभी तक हमने सिर्फ ये मीनिंग समझी कि सिमिलर इंटरेस्ट होने के बावजूद क्यों देर आर चॉइसेस. करेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दैट्स रियली नाइस आदित्य. बट टेल मी वन थिंग आदित्य, इफ यू से दैट यू हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वॉचेस, कैन आई से आपकी वॉचेस और शूज की जो कलेक्शन होगी, कैन आई से दैट विल डिफर फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट विल डिफर फ्रॉम योर ब्रदर, दैट में डिफर फ्रॉम योर सिस्टर. सोचो आपकी सिस्टर को, आपके ब्रदर को, मॉम डैड को भी पसंद है फॉर एग्जांपल वॉचेस का शौक है, बट अगेन कैन आई से देयर विल बी डिफरेंस इन द चॉइसेस. आप समझ रहे हो? आपको हो सकता है सिर्फ जी शॉक की वॉचेस पसंद हो, करेक्ट, या सोनाटा की वॉच पसंद हो, और डैड को नहीं, डैड को सिर्फ टाइटन ब्रांड ही अच्छा लगता हो, ट्रेंड ब्रांड अच्छा लगता हो, फास्ट ट्रैक पसंद हो, मम्मी को टाइटन रागा पसंद हो सकता है. राइट. सी, नो डाउट वी हैव अ सिमिलर इंटरेस्ट, बट अगेन देयर इज अ प्रेफरेंस. करेक्ट. नाउ दैट इज हाउ द थिंग्स मूव बेटा, दैट इज हाउ द थिंग्स मूव अहेड. अभी ऐसी चीजों के बीच में ना आप रिलेशन जब एस्टैब्लिश करते हैं, सो यू कैन नॉट नो मेजर द लाइकलीनेस ऑफ अ प्रोडक्ट. जब मैं बोलता हूँ कि आप इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं. राइट. यू कैन नॉट मेजर. सी, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन नॉट मेजर, जिनको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. जैसे कि सोचो कि मैंने आपके सामने दो वॉचेस रखी, दोनों ही जी शॉक की वॉचेस हैं, करेक्ट, एंड नाउ यू मेक अ चॉइस ऑफ एनी वन ऑफ देम, सो यू विल प्रेफर वन ओवर द अदर. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि वॉच वन हाउ मच बेटर इट इज देन वॉच टू, सो यू कैन नॉट मेजर दिस थिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप मेजर नहीं कर सकते. करेक्ट. आई गिफ्टेड यू 2 बाइक्स, करेक्ट, एंड यू नीड टू मेक अ चॉइस ऑफ एनी वन out of the two. So you cannot measure the comfort level, you cannot measure the beauty of the bike. Correct. So there are certain things which are non-measurable, and to measure such non-numerical data, we are going to use chi-square to measure such non-numerical data. Correct. We are going to use chi-square. ठीक है. और यही नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो है बेटा, यही नॉन न्यूमेरिकल डेटा को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैटेगोरियल वेरिएबल्स. कैटेगरी के हिसाब से, करेक्ट, वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं. कैटेगोरियल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स विच आर नॉन न्यूमेरिक इन नेचर, variables which are non-numeric in
nature but still you want to measure them. Correct. जैसे कि loyalty. Correct. Loyalty you cannot measure. Honesty of a person you cannot measure. Correct. Beauty of a person you cannot measure. Say for example, no boys like say for example Deepika Padukone, and say girls like say no earlier at my time girls used to like this guy, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन. Correct. Nowadays girls may like say someone else, say Ranveer Singh. Correct. Now, when you talk about say actors or actresses, you cannot measure the beauty for actresses and how handsome the actors are, right? You can compare. No, you cannot say that Deepika Padukone is 5 kg more beauty compared to Priyanka Chopra. Correct? You cannot compare. No, you cannot measure. Sorry, we can compare, we cannot measure. You cannot say that Ranveer Singh is, say, 100 centimeter more handsome than Hrithik Roshan. Correct? You cannot say this. These are certain things which cannot be measured. So, for such non measurable attributes, we are going to study this method that is called as chi-square beta, chi-square statistics. Correct. So for that we have to understand certain tables which we will go ahead, and such tables what we are going to study are called as contingency tables. We are going to study a type of a table called as contingency tables. Correct, जिसमें frequencies वगैरह दी रहेंगी, so you need not worry for the same. But before that, till this point, if anybody has any doubt, they can ask. Till this point, anybody having any doubts, they can ask. Correct. You should know why we are how chi-square is applicable. That's the reason certain examples are being taken into consideration. Correct. So in contingency tables itself, you are going to talk about the formulas of your chi-square, and tables we will surely understand by an example. Correct. So we'll surely look into the tables for the same. But first, let us talk about the formulas of chi-square. Now the symbol for chi-square is this. This is the symbol for chi-square beta. It's a Greek symbol called as chi और काइट, जिसको आप ची बोलते हैं ना, CHI ची. करेक्ट. इसी सिंबल को ची भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, या काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, की स्क्वायर स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, या काइट स्क्वायर स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं. ठीक है. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ रिमेंबरिंग इट, बट द सिंबल इज दिस. करेक्ट. तो अगर आपको कभी MCQ में पूछा गया तो मालूम होना चाहिए कि इसको आप रीड कर सकते हैं स्काई as kite, and you can also remember it as kai. Correct. These are the various ways you pronounce, you read it, this particular symbol. Now it is given as just a second. Chi-square test is the summation of OIJs. OIJs मतलब observed frequency minus EIJs. EIJs मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. ये जो कंटिजेंसी टेबल होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी का ही टेबल होता है. इट इज द फ्रीक्वेंसी टेबल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये द होल स्क्वायर. करेक्ट. दिस इज द फॉर्मूले फॉर योर ची स्क्वायर. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, OIJs आर कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज.
तो आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी पड़ती हैं, फिर उनके बीच का डिफरेंस EIJs expected frequencies. EIJs is expected frequencies. करेक्ट। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी पड़ती है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी जाती हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फिर अलग से फॉर्मूला है। करेक्ट। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि E of IJ is given as ith row into jth column डिवाइडेड बाय n, दैट इज द ग्रैंड टोटल। जैसे हमने ब्रांड अपना ये ब्रांड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने रो टोटल और कॉलम टोटल किया था तो वो टैली होता था, राइट। तो ये भी वैसे ही है, n जो ग्रैंड टोटल है ना, कि रो टोटल और कॉलम टोटल का आंसर जो है वो मैच होना चाहिए। वेयर आई वुड से RI इज नथिंग बट रो टोटल, करेक्ट, देन CJ is nothing but the column total divided by n, which is the final total or we can say the grand total. करेक्ट। तो अगर आपको ची स्क्वायर टेस्ट फाइंड करना है तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। पहले आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूले। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के जो भी आंसर्स आएंगे उसको फिर आप ची स्क्वायर में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से माइनस करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट दी ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। करेक्ट। अभी इनको अगर और भी अच्छे से समझना है तो वी नीड टू टेक एन एग्जाम्पल। थ्रू एग्जाम्पल्स द थिंग्स बिकम मोर एंड मोर इजी। करेक्ट। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। करेक्ट। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा आपके दिमाग में ये पूरी फॉर्मूलाज खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। मैक्सिमम 2 सम्स, आफ्टर दैट दिस फॉर्मूलाज विल बी फिक्स्ड इन योर ब्रेन। ये IJ जो सफिक्सेस हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, सो यू नीड नॉट वरी फॉर द सेम। करेक्ट। बट टिल दिस पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। एनी डाउट्स इन द अंडरस्टैंडिंग? Any doubts in understanding the concept, beta? You need not worry about the formulas and everything. They are going to be quite easy. Any doubts in understanding the concept? So in this question, correct, they have given you a categorical table, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अभी इसको पहले हमें समझना है। हमें बोला गया है कि सेल्स पोजीशंस के ऑफर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। ठीक है, तो पहले तो जो टेबल दिया ना, पहले तो उसको समझते हैं। जब मैं आपको ये कहता हूं कि 75, ठीक है, तो हमने बाइवेरिएट में पढ़ा है ये, राइट। ये 75 का मतलब क्या होगा कि 75 मेल्स हैं जिनको जॉब ऑफर हुआ है। यस और नो बेटा? क्यों ये किधर आ रहा है, मेल और ऑफर्ड में? यस और नो? 75 मेल्स हु हैव गॉट द ऑफर्ड and I would say there are 150 males who have denied the offer. Do you all agree with this? Males who got the offer, males who denied the offer. Similarly, I would say there are 25 females who got the offer, and there are 50 females who denied the offer. आप समझ रहे हो? करेक्ट। तो लेट मी जस्ट राइट इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। ये 150 का मतलब क्या होगा? करेक्ट, दिस मीन्स there are 150 males who denied the offer। ठीक है, इसका मतलब होगा there are 50 females who denied the offer। इसका मतलब क्या होगा? 75 का मतलब इधर, इसका मतलब there are 75 males
हु गॉट द ऑफर, हु गॉट द ऑफर, या मैं कह सकता हूँ एक्सेप्ट किया जिन्होंने. एंड दिस विल बी देयर आर 25 फीमेल्स हु गॉट द ऑफर. टेबल समझने में किसी को कोई दिक्कत बेटा? Anybody having any doubts in understanding the table? Any doubts to anyone in understanding the table बेटा? ओके अभी ये जो इन्होंने हमें दी है, करेक्ट, मैंने जैसे कहा जब भी आपको करेक्ट डेटा दिया जाता है ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. आपको हमेशा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी, तो इनको हम कहते हैं दीज आर नथिंग बट दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. तो मेरा पहला काम क्या होता है? इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज में से करेक्ट मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालूं, लेकिन उसके पहले करेक्ट मैं इस टेबल को कंप्लीट करूंगा. आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टेबल बेटा. करेक्ट, देखते हैं कैसे. देखिए, लेट मी कंप्लीट दिस टेबल. तो यहाँ पर आएगा मेल, फीमेल, ऑफर्ड, डिनाइड, टोटल. मेल, फीमेल, ऑफर्ड, डिनाइड एंड टेबल. ठीक है, तो यहाँ पर तो है ऑफर्ड, यहाँ पर आएगा जिन लोगों ने ऑफर डिनाई किया था, यहाँ पर आएंगे मेल्स, यहाँ पर आएंगे फीमेल्स बेटा. यार इट विल बी फीमेल्स. अभी ये डेटा तो हमें दिया गया है 75, 25, 150, 50. करेक्ट, जो डेटा मैं ऐड कर रहा हूँ दैट इज द टोटल. टोटल क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. टोटल. तो मुझे क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ मेल्स? इट विल बी 150 प्लस 75, इट विल बी 225. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी 75. सिमिलरली कितने मेल्स और फीमेल्स, यानी कि टोटल कितने लोग हैं जिनको ऑफर मिला, दैट इज 100. टोटल कितने लोग हैं जिनको डिनाई किया गया, दैट इज 200. तो रो टोटल और कॉलम टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको 300 मिल रहा है. और ये मुझे चाहिए फॉर माई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. देखिए ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. अब हम ये एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके, वन बाय वन. ठीक है, वी विल गो वन बाय वन. करेक्ट. सो लेट मी स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा. सो बहुत ध्यान से बेटा, यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, तो वन एट अ टाइम. सो मुझे दिया गया है, नहीं इधर ही लिखता हूं मैं, expected values, expected frequencies. E of ij is equal to row total of I, column total of j divided by the grand total. अब देखो मेरे पास रो टोटल कॉलम टोटल हैं कितने? ठीक है, मेरे पास दो रो टोटल हैं, ये एक, ये दो, और मेरे पास दो कॉलम टोटल हैं. ठीक है, करेक्ट. तो अब ध्यान से देखिए ये होगा क्या. जब मैं, अभी चार वैल्यूज है ना टोटल, करेक्ट, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? E11 से. E11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. तो पहला रो पहला कॉलम बेटा, पहला रो टोटल कितना है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट रो टोटल? 225 multiplied by what is the first column total, that is 100 divided by the grand total, that is 300.
ये मैंने किसके लिए निकाला बेटा? फॉर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मालूम होना चाहिए। ये 75 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अभी सिमिलरली फिर क्या आएगा? 150 मतलब क्या? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब अगेन रो 1 इंटू कॉलम 2 डिवाइडेड बाय n, करेक्ट। दोनों हो गए, एक रो दोनों कॉलम हो गए। अभी सेकेंड रो पर आऊंगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। लास्टली क्या आएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि रो 2 इंटू C2 बाय n, करेक्ट। ये हो गया बेटा डेफिनेशन वाइज। काफी बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, करेक्ट। काफी काफी बच्चे दे रिमेंबर, सर हम पहला रो टोटल लेंगे, उसको हम इन दोनों के साथ जो है, करेक्ट, मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल के साथ ऐड करेंगे। सर फिर हम 75 लेंगे, उसको इन दोनों के साथ लेंगे, करेक्ट, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 300 करेंगे। हर एक की थॉट प्रोसेस है, आपको जैसे चाहिए आप समझने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। कि पहला रो टोटल कॉलम 1 टोटल कॉलम 2 टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। फिर सेकेंड रो टोटल मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उसे याद रख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूलाज खुद बना सकते हैं। देयर इज नथिंग आई वुड से हार्म इन दैट, correct. So till this point anybody having any doubts in understanding how to find the expected frequency? Any doubts to anyone in finding the expected frequency beta? Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? I'm asking to everyone. Okay, so let us go ahead then. अब सिर्फ वैल्यूज ही फाइंड करनी है बेटा। तो पहला रो था मेरा, रो टोटल था 225, दूसरा कॉलम था 200 डिवाइडेड बाय 300 बेटा, ठीक है। फिर सेकेंड रो टोटल इज 75, फर्स्ट कॉलम इज 100 divided by 300. Then next is 2 that is 75 into 200 divided by 300, ठीक है। चलिए क्विकली फाइंड मी द वैल्यूज फॉर ऑल दिस, करेक्ट। तो ये कितना आएगा? 3 7 21, 3 5 15, this will be 225 into 2, okay, so it should turn out to be 150. 7500, 75 by 3, this will be 25 and this will be nothing but 50. तो ये बेटा आपको मिल गया आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यस और नो। आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दिए गए थे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज में से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का भी टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई विल से टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का तो है ही हमारे पास, अभी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल बनाएंगे बेटा। टेबल सेम बनेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, सिर्फ वैल्यूज जो हैं बेटा वो बदल जाएंगी। करेक्ट, ध्यान रखिएगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की टेबल है। तो ऑफर्ड
फिर इधर आएगा डिनाइड, इधर आएगा टोटल, इधर आएगा मेल, इधर आएगा फीमेल, इधर आएगा टोटल। ठीक है, अभी ऑफर्ड पहला रो पहला कॉलम क्या वैल्यू मिला है बेटा मुझे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मुझे वैल्यू मिला है 75, तो मैं इधर लिखूंगा 75। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मुझे मिला है वैल्यू 150, तो इधर मैं लिखूंगा 150। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मुझे वैल्यू मिली है 25, तो मैं इधर लिखूंगा 25। फिर लास्ट मुझे मिला है 50, तो मैं इधर बनाऊंगा 50। अब आप टोटल कर लीजिए, ये आ रहा है 225, ये आ रहा है 75, ये आ रहा है 100, ये आ रहा है 200, ये आ रहा है 300। तो आप बोलेंगे अरे सर टेबल तो सेम ही बना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर डेटा ऐसा है कि आपको टेबल सेम मिला है, हर सम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लकीली जो हमें वैल्यूज मिली हैं वो सेम मिली है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एवरी डेटा विच इज गिवन टू मी। तो सेकेंड सम पे जब जाएंगे उधर डेटा अगर वेरी करेगा तो यू विल बी एबल टू सी दी डिफरेंस बेटा। करेक्ट। अब देखो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अगर सेम है, ठीक है, और ची स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स क्या बोलता है? ची स्क्वायर स्टेटिस्टिक बोलता है इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूँ आंसर 0 आएगा? Yes, everyone. Can I say the answer for sure will be 0? क्यों? क्योंकि दोनों टेबल ही सेम है। आप समझ रहे हैं? हमें क्या बोला है कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस। अरे जब दोनों का वैल्यू ही सेम है तो जब तुम डिफरेंस लोगे तो तुम्हें डिफरेंस क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलेगा ना डिफरेंस। यस, बट स्टिल क्योंकि सम है तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी और पूरी फॉर्मूला बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए लेट अस डू दिस वर्क। करेक्ट, तो ची स्क्वायर पहले ऐसे लैम्डा सिंबल बना देने का, फिर ऐसे इसको पूछ ही देने का। ची स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज माइनस expected frequencies the whole square divided by the expected frequencies। ठीक है, इक्वल टू समेशन का मतलब सारे वैल्यूज का प्लस। तो बेटा 4 वैल्यूज हैं तो कहां से होगा? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 1 करेक्ट। आई एम यूजिंग द स्क्वायर्स, आई एम यूजिंग, नहीं स्क्वायर्स यूज करूं, चलो सर्कल यूज करता हूं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पहला है 75, एक्सपेक्टेड भी है 75 करेक्ट। तो बेसिकली ये क्या होगा? O11 माइनस E11 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E11 करेक्ट। काफी कॉलेजेस ये अवॉइड करते हैं लिखना करेक्ट, मैं लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ प्लस। फिर क्या आएगा? सेकेंड वैल्यू O12 माइनस E12 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E12। I think it will be seen soon. The system is lagging a bit. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं बेटा। करेक्ट, नीचे लिखता हूँ थोड़ा। तीसरा वैल्यू क्या है? O21 माइनस E21 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E21 प्लस O22 माइनस E22 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E22। तो ये मीनिंग होता है समेशन का। समेशन मतलब प्लस इन सभी वैल्यू का। तो अभी आपको सभी वैल्यूज पता है, आपको पता है आंसर क्या आने वाला है बेटा? 0 आने वाला है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू कि आपको जस्टिफिकेशन फिर भी देनी ही पड़ेगी बेटा। भले ही आपको मालूम है कि दोनों टेबल सेम है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 ही आएगा, बट स्टिल you need to properly give the justification।
तो अभी आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ची स्क्वायर इज इक्वल टू O11 75 है बेटा पहला वैल्यू, करेक्ट. सो इट विल बी 75 माइनस 75 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या था 75 प्लस, करेक्ट, E12 150, इधर भी क्या है 150, तो 150 माइनस 150 जीरो ही होता है, बट स्टिल यू विल राइट इट 150 माइनस 150 द होल स्क्वायर माइनस 150. आप सोच रहे होंगे सर क्यों लिखना है बेटा, यहाँ पर लकीली हमें ऐसे वैल्यूज मिले हैं कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों सेम आए हैं, ऐसा हर बार नहीं होगा. हम जब अभी सेकेंड सम देखेंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि दोनों के वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर लकीली सेम आ गए हैं वैल्यूज. तीसरी क्या है 25 25, करेक्ट. सो दिस विल बी व्हाट, प्लस 25 माइनस 25 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस आखिरी वैल्यू बेटा 50, और इधर भी है 50, 50 माइनस 50 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50. आप पता है सभी का आंसर क्या आएगा, जीरो, करेक्ट. सो योर फाइनल आंसर विल बी द ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक फॉर दिस डेटा इज नथिंग बट जीरो, करेक्ट. गो थ्रू दिस सम वेरी केयरफुली. इसी के बेसिस पर आगे पूरी की पूरी, अभी हर एक्सरसाइज में ऐसे ही करने वाले हैं आप. जो भी टेबल मिलेगी पहले उसका रो टोटल कॉलम टोटल निकाल लो, दैट विल बी योर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, दोनों का डिफरेंस लो. नाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ऑल दी सम्स इन द एक्सरसाइज. इन एवरी सम दिस इज द प्रोसेस. दो टेबल बनेंगे आपके, एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, करेक्ट. तो याद रखिएगा जो डेटा दिया जाता है हमें दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. तो जो रो टोटल वाला आप करते हैं दैट इज द टेबल फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट. तो दोनों ही टेबल आपको बनाने हैं. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टेबल इट इज हमेशा आपको दिया जाता है, गिवन है, सिर्फ आपको टोटल करना पड़ता है. और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पहले आप निकालते हैं इस प्रोसेस से, और फिर आप दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो आपको ची स्क्वायर मिलेगा. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर फॉर्मूले बेटा. अब आपको समझेगा, देखिए नाउ यू कम दिस. टी स्क्वायर दिया गया था, इट इज समेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वेयर your expected frequency was being given by row total, column total and correct the entire total, that is the grand total. देखो वही हुआ, पहले हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस जो है वो ले पाए, करेक्ट. वी वर एबल टू टेक द डिफरेंस. ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Okay, दो स्टूडेंट्स को डाउट्स नहीं है, अदर्स 3 4 5, others any doubts? Okay, 10 और भी बच्चे हैं ना. Any doubts to anyone बेटा? श्वेता जी, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया व्हाट इज द यूज ऑफ ची स्क्वायर, करेक्ट. ये देखिए यहीं पर हमने लिखा हुआ है पहले पहले में, करेक्ट. वेन एवर यू वॉन्ट टू मेजर ए नॉन न्यूमेरिकल डेटा, करेक्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू यूज ची स्क्वायर. तो जब आप बोल रहे हैं रियलिटी, मतलब आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में पूछ रही हैं कि क्या यूज है, तो ये यूज है बेटा टू मेजर द नॉन न्यूमेरिकल डेटा.
एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, शायद आपको फिर वो चीज़ें याद रहेंगी. सो व्हेन आई एम सेइंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा मतलब करेक्ट, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी ऑफ द पर्सन, करेक्ट. देन से ब्यूटी, करेक्ट. एंड देन से कंफर्ट, करेक्ट. और क्या कह सकते हैं, से लॉयल्टी, loyalty, etc. There can be many examples. Correct? All these are the things which you cannot measure. That is where you use chi-square. Any other doubts to anyone beta in the first sum? अगर आप फर्स्ट सम समझ गए हैं तो सेकंड सम से चीज़ें काफ़ी आसान होंगी मेरे लिए भी. Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Correct. So that's so nice of you all. Correct. But मुझे दुख हुआ ये जानकर कि the number of girls who eat junk food are more compared to the number of boys. I don't know कहाँ से उन्होंने डेटा निकाला है, बट अभी निकाला है तो कुछ हद तक तो सही होगा शायद, 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 शायद. नो, आई कांट बी श्योर. बट हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें हमारे ची स्क्वायर को कंप्यूट करना है बेटा. तो हम लोग ची स्क्वायर कंप्यूट करेंगे. तो पहले पहले तो हमें रो टोटल्स, कॉलम टोटल्स निकालने पड़ेंगे. मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज की बात चल रही है बेटा. ठीक है, तो फ्रेंच फ्राइज आ जाएगा, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, ठीक है, और टोटल आएगा इधर बॉयज, गर्ल्स एंड टोटल. ठीक है, तो हमें जो भी टेबल दी जाती है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज की दी जाती है, और मैं ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज वाला टेबल जो है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ. ठीक है, तो एफ एफ मतलब फ्रेंच फ्राइज, बर्गर के लिए ये जगह है हमारे पास, पिज़्ज़ा के लिए भी जगह है. ठीक है, इधर हम निकालेंगे टोटल, मतलब टोटल कितने बॉयज़ हैं जो ये तीनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं, और टोटल कितनी गर्ल्स हैं जो ये तीनों चीज़ें कंज्यूम करती हैं, और ये वाला टोटल, टोटल कितने फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज हैं. ठीक है, तो देयर वर 6 बॉयज़, 20 burgers. So 6 plus 20 will be 26. 26 plus 24. So there are in all 50 boys who consume all these three. Okay. Then girls, if I talk about, then there are 18. 18 plus 40 will be 58, plus then 92. Baapre. So there are 150 girls who consume all these three. So French fries in total were 24, burgers were 60, and pizzas were 116. करेक्ट. सो अगर आप टोटल देखेंगे तो यस 200 आ रहा है हमारा टोटल. रो टोटल और कॉलम टोटल बिल्कुल सही है. तो ये हो गया बेटा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है. करेक्ट. तो इधर आपके समझने के लिए पहले मैं लिख लूँ, ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ताकि आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने में दिक्कत नहीं हो. अब मैंने जो ये रेड में लिखा है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बेटा, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन दी एग्जाम. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं बेटा. E of ij is row total into column total divided by the grand total. तो E11 यानी कि रो 1 का टोटल इंटू कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. करेक्ट. या तो जैसे मैंने कहा, आप कैसे याद रखेंगे, अब ये जो 50 है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा,
24, 60, 16, उसके बाद 150 जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, द वे यू वांट इट, करेक्ट. सिमिलरली E12 अगेन रो 1 इंटू कॉलम 2 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. वैल्यूज लिख देते हैं बेटा. 50 इंटू 24 बाय 200, कुछ तो वैल्यू आएगा यहाँ पर. 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 200. ठीक है, पहले मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ बेटा, देन एक साथ हम लोग उसे कंप्यूट कर लेंगे. फिर क्या मिलेगा मुझे, E13 करेक्ट, रो 1 का टोटल इंटू कॉलम 3 डिवाइडेड बाय n. फिर E21 यानी कि रो 2 इंटू कॉलम 1 बाय ग्रैंड टोटल. फिर E22 यानी कि रो 2 इंटू कॉलम 2 बाय ग्रैंड टोटल. ठीक है, सो दिस विल बी 50 इंटू 116 बाय 200. This will be 150 into 24 by 200. This will be 150 into 60 by 200. इसका भी ज़रूर आंसर आएगा. और लास्ट वैल्यू बेटा, लास्ट वैल्यू जो है दैट इज E23. That will be row 2 into column 3 by n. So that will be 150 into 116 by 200. ठीक है, चलिए वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा. सो 50 इंटू 24 बाय 200, तो 12 5 60, 0 0 कट, टर्न्स आउट टू बी 6. अरे बाप रे, पहला वैल्यू तो सेम आ गया. ठीक है, दूसरा देखते हैं. 50 इंटू 60 30, यस ये आ रहा है 15. देखो अलग आ गया वैल्यू, करेक्ट. बर्गर 20 है, ये 15 आया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग आया. ठीक है, फिर 50 इंटू 116 बाई 2, तो पहले 2 को डिवाइड करो, इट विल बी 5. ओके, इंटू 5, इट्स टर्निंग आउट टू बी 29. ठीक है, देन 150 इंटू 24 बाई 200, 12. 15 इंटू 12 18. 15 6 जार 45 डिवाइड करके, और यहाँ पर आएगा बेटा 87. सो ये हो गया बेटा आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज. अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज की टेबल जो है वो बनानी पड़ेगी. सो लेट मी ड्रॉ दी टेबल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज. टेबल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ठीक है, इधर आएगा फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा. ठीक है, here it will be boys, girls, total, and then total. Let us put the values बेटा. ठीक है, तो पहला वैल्यू क्या मिला है हमें, 6. फिर 1 2 it is 15. then third is 29. then it is 18. then it is 45. and then it is 87. अब हमें करना है इनका टोटल. ठीक है, तो 6 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 21. तो इसका टोटल ये तो आ रहा है 50, ये आ रहा है 150. ठीक है, ये आ रहा है 24 60 116.
तो टोटल्स में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज में फर्क आया है। ठीक है, अब ये बन गया कौन सा टेबल बेटा, आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल, टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब अगर तुम्हें ची स्क्वायर निकालना है तो तो इनका आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो ची स्क्वायर विल बी इक्वल टू summation of, correct, OIJ minus expected EIJ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। ठीक है, तो अभी पूरी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस ही निकलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू 6 और 6, करेक्ट, तो ची स्क्वायर will be equal to 6 minus 6 the whole square divided by expected value। तो टेबल याद रखना, पहला प्लस, अभी ये है 20 ऑब्जर्व्ड, ये है 15 एक्सपेक्टेड, करेक्ट, तो ये आ जाएगा बेटा 20 माइनस 15 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है 15 प्लस 24 है ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड है 29, तो 24 माइनस 29 डिवाइडेड बाय क्या होता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इज हाउ मच बेटा 29 प्लस, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है बेटा 18, ठीक है, और एक्सपेक्टेड इधर है 18, करेक्ट, सो दिस विल बी 18 माइनस 18 द होल स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा 18, ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 18, करेक्ट। सिमिलरली बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, ठीक है, थोड़ा वो आगे पीछे हो जाता है, तो आई थिंक इट्स मैनेजेबल बेटा, प्लस अगला वैल्यू है बेटा ऑब्जर्व्ड इज 40, हियर इट इज 45, सो इट विल बी 40 minus 45 the whole square divided by expected, that is 45, plus last वाली value observed is 92, expected is 87, so this will be 92 minus 87 the whole square divided by expected 87। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा ऐसे, करेक्ट, ची स्क्वायर पहला वैल्यू तो 0, 20 माइनस 15 विल बी 5, 5 स्क्वायर दैट विल बी 25 by 15, 24 minus 29, 24, 5, 5 square will be 25, so this will be 25 by 29, 18 minus 18 0, 8 to 8 40 minus 5 यानी कि 25 by 45, 87 5, again 25 by 87, करेक्ट। जल्दी से मुझे या इसका फाइनल आंसर जो है वो आप कंप्यूट कीजिएगा, या तो करिए, है अभी हमारे पास टाइम, करेक्ट, गिव मी दी फाइनल आंसर बेटा, गिव मी दी फाइनल आंसर। बेस्ट ये रहेगा कि आप इन सभी को डेसिमल में लेके जाइए और ऐड कीजिए, दैट विल बी बेस्ट। एलसीएम अगर आपको हैवी जाएगा, करेक्ट, कन्वर्ट ऑल दीज इनटू डेसिमल, जैसे 25 by 15 इट विल बी 1.67 फॉर श्योर। तो जल्दी से फाइनल आंसर मुझे बताइए। So one student has got the final answer. Let us wait if other few also gets the same answer. Okay, approximately you have got it correctly. Let us wait for few students. Okay.
So majority of the students are getting 3.371. Correct. So approximately this answer will be correct for sure. I think पीछे कुछ आंसर दिया है 3.38, but even this will be 100% करेक्ट बेटा. बिल्कुल इसे सही माना जाएगा. ठीक है, तो आप सभी को पता है अप्रोक्सीमेटली का एक सिंबल दे दीजिएगा. दैट्स इट. ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस सेकंड सम बेटा? Any doubts to anyone in the second sum? अब सम नंबर 3, 4, 5 तीन सम्स ही बाकी हैं. देन योर इवन दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड. ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट अपडेट जो आप लोगों ने मुझे दिया है कि वो यही 3 चैप्टर्स का दिया था, तो ये 3 चैप्टर्स भी खत्म हो चुके हैं. अभी आपने लास्ट टाइम मुझे अपडेट दिया कि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स चालू किया है और किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी चालू किया है. तो आपका कॉलेज एक तो 2-2, 3-3 दिन बंद है, ऊपर से जिस दिन होता है हर टीचर नया चैप्टर चालू करा देता है. करेक्ट. सो आई डोंट नो व्हाई CHM इज डूइंग दिस, बट नो इश्यूज, वी विल कंप्लीट इट बेटा, नो वरीज एट ऑल. करेक्ट. तो आई थिंक थर्ड वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया है. जैसे इतना थर्ड इज डन. So need not worry, we will complete all the units which are being started. So don't worry at all. Okay. So we'll stop here. See you all in the next session. Correct. After completing this, I may start with max 1, that it's limits and differentiation. Okay. Either one of the chapters I'm going to start it. Okay. Thank you everyone. Have a great day ahead.